नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम है इनको जानिए और आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर विशेष रूप से मुंबई से आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध फिल्म और रंगमंच निर्देशक, लेखक और संपादक श्री वर्मा जी को, जो इस समय हेमंत वर्मा जी हमारे सामने अब थोड़ी देर में जुड़ेंगे। श्री हेमंत वर्मा जी कई वर्षों से फिल्मों के साथ और रंगमंच के साथ संलग्न हैं, जिनसे हम आज उनके जीवन के बारे में और उनका जो कार्य है विशेष रूप से रंगमंच में और फिल्मों में, सिनेमा में, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे इनको जानिए कार्यक्रम में श्री हेमंत वर्मा। नमस्कार वर्मा जी, कैसे हैं आप हेमंत जी? मैं बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ जुड़ गए। मेरी कोशिश कई दिनों से मैं चाह रहा था कि आपको अपने इस मंच के साथ जोड़ दूं और आपके जीवन के बारे में, आपके जो कार्य हैं विशेषकर फिल्मों में और जो आपका कार्य रंगमंच के साथ जुड़ा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जी। तो मुंबई में कैसा मौसम चल रहा है आजकल? मौसम बहुत गर्म है सर। आज तो मतलब 2-3 दिन से कोई बारिश नहीं है और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि रक्षाबंधन के दिन पे बारिश नहीं हुई है। 2 दिन से कोई बारिश नहीं है, तो आज मौसम थोड़ा सा गर्म है। घर में एसी ऑन कर रखा है आज, तो एसी बंद थे इतने दिनों से। ने क्या ये कोई प्रथा है कि रक्षाबंधन पर बारिश होनी चाहिए? ये एक पता नहीं कुदरत का एक रिवाज सा बन गया था कि रक्षाबंधन वाले दिन बारिश आनी आनी है। मैं इतने सालों से बॉम्बे में हूँ। मेरी एक कजिन रहती है अपना थाना में, तो राखी बंधवाने में जाता हूँ वहां पे। तो हर बार पहले बाइक पे ट्रेवल करते थे तो भीग के जाते थे, और अभी कार में ट्रेवल करते थे तो पूरा पानी पानी भरा रहता था रोड पे, इस पे। लेकिन 2 दिन से इस बार बारिश नहीं आई सर। बारिश नहीं, दिल्ली में भी अब मौसम खुशगवार हो रहा है। थोड़ी सी धीरे धीरे ह्यूमिडिटी तो है, उमस रह यही रही है, लेकिन मौसम अब बेटर हो रहा है। अच्छा, जी इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा श्री जी रमेश चंद्र शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी सदानंद सर मिश्र जी, जी। ये और अरुण कुमार पासवान जी और किशोर सिन्हा जी हमारे ओके, आकाशवाणी के मित्र हैं और साथ में बहुत बहुत कवि हैं, फिल्म मेकर हैं और क्या सभी लोग किसी न किसी रूप में साहित्य और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और थोड़ी देर में और मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे। जी मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, सीमा बिरला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री हेमंत वर्मा, जो मूल रूप से एक फिल्मकार हैं, फिल्म निर्देशक हैं, आजकल मुंबई में हैं और रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। इनका बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहा है, जो इनके साथ बातचीत में हम आगे आगे जानते रहेंगे। जो इनका परिचय है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्मा जी, मूल रूप से आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ है? शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है आपकी? सर मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी से। और मेरी जो परवरिश हुई वो ननिहाल में हुई। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना जी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो बचपन से मतलब मैं पैदा होते ही उनके पास रहने लगा था। एक्चुअल में मदर जब मेरा जन्म हुआ था तो मदर को टीबी डिटेक्ट हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगर बच्चे को साथ में रखेंगे तो बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए आप उसको अलग रखिए। तो नानी ने मेरे को अपने पास ही रखा और माँ को वापस भेज दिया था। वो ठीक हो गए थे बाद में, जो वहां से जाने के बाद। और मैं फिर ननिहाल में ही पला बढ़ा, वहीं मेरी परवरिश हुई, वहीं मेरी एजुकेशन हुई। ग्रेजुएशन मैंने वहां से किया, कॉमर्स ग्रेजुएशन। और वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं बॉम्बे चला आया। एक बॉम्बे आना मेरा एक आप ये मानिए कि एक रोजी रोटी के चक्कर में आया था। मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर में बॉम्बे नहीं आया था।
इस तरह का कोई मेरे दिमाग में बात नहीं थी। बस ये थी कि हमारे एक परिचित थे जो एक कंपनी में मैनेजर थे उन दिनों, तो वो बोले कि आप बॉम्बे ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप बॉम्बे आ जाओ, हम आपको अच्छी जॉब दे देंगे। लेकिन जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मालूम पड़ा कि उनका कहीं ट्रांसफर हो गया है, दूसरे कहीं चले गए हैं वो। और मैं फिर जब आ गया तो मैं बोला चलो अभी आ गए तो देखते हैं कुछ साल यहाँ पे कुछ होता है तो कुछ साल इधर उधर हाथ पांव मारे, जब कुछ नहीं सेट हुआ तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हमको फिल्मों में काम करना है। क्योंकि उस बीच में 3-4 साल के जो टाइम मेरा गुजरा वहां पे, तो कुछ फिल्मी लोगों से, कुछ थिएटर के लोगों से मेरी जान पहचान हो गई थी। इसी बीच मैंने एक थिएटर भी किया था दिनेश ठाकुर जी के साथ में, एक ही शो किया था। क्योंकि मैं रहता था थाना में और वो बॉम्बे में उनकी रिहर्सल्स वगैरह होती थी, तो वहाँ डेली आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैंने एक शो किया था, उनका फेस्टिवल होता था हर साल पृथ्वी थिएटर में, तो उस फेस्टिवल में एक थिएटर था, शो प्ले था, उसमें मैंने एक ही शो मेरा हुआ था। और हालांकि उस प्ले में मेरा कोई एक ही संवाद था, लेकिन वो भी कोई दूसरा बंदा आ गया, उनका कोई पुराना साथी था, तो वो भी उसको दे दिया गया था, तो मैं बैक स्टेज पे हो गया था। तो वो थिएटर किया मैंने, उसके बाद फिर मैं वहां से निकल गया। तो फिर मैंने अपना रोजी रोटी की तलाश में मैं लगा रहा। मैंने पोल्ट्री फार्म खोला, मैंने नौकरी की, मैंने दूध भी बेचा और उसके बाद कपड़े भी बेचे, लेकिन कुछ रास नहीं आया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा संघर्ष किया है आपने शुरू से। जी जी। यहाँ तक कि मैंने कुछ हार्डवेयर का आइटम्स जो होते हैं ना, वो बैग कंधे पे लटका के कम से कम 25-25, 30-30 किलो का वजन लेके मैं शॉप टू शॉप में घूमता था कि भाई ये नया कुछ मटेरियल आया आप ले लो। तो वहां भी नहीं, क्योंकि मन में कुछ और था, वो तो एक मजबूरी थी, क्योंकि रोजी रोटी तो चाहिए थी घर में। क्योंकि मैं शादी होने के बाद मैं बॉम्बे आया था, मैंने पढ़ते पढ़ते मेरे घर वालों ने शादी कर दी थी। और बस फिर मेरी एक जिम्मेदारी थी जो मेरे को निभानी थी, तो कुछ भी करके भले मैं मजदूरी करूं, लेकिन मेरे को उनको तो पेट पालना था उनका। तो वो मैंने इसलिए इतने काम किए, लेकिन लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। सो नहीं, मैं लेकिन यहाँ तक आते आते पूरा सेटल होने में तो जी कितने वर्ष लगे आपको? नहीं सर, 3 साल तक तो यही जद्दोजहद चलती रही कि क्या करना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये चलता रहा। फिर मैंने जर्नलिज्म शुरू किया। बॉम्बे में एक मैगजीन निकलती है, फिल्म इंफॉर्मेशन मैगजीन, अगर आपने सुना हो, वो ट्रेड मैगजीन है। वो सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों के बीच ही घूमता है, बहुत फेमस और प्रेस्टिजियस मैगजीन है, आज तक भी है। उसका स्वरूप चेंज हो गया, आजकल डिजिटल हो गई है, पहले हार्ड कॉपी आती थी। तो मेरे एक फ्रेंड थे, तो उसने देखा कि भाई इसका कहीं कुछ काम काज नहीं चल रहा है, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई क्या करना चाह रहा है तू। तो मैंने उसको बोला साफ कि भाई मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। तो बोला कि मेरे साथ चल। तो उनके कोई रिलेटिव थे जो फिल्म इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने उसके पास लेके गया, बोला कि ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या करना चाह रहे हो। मैं डायरेक्शन में मेरा इंटरेस्ट है, तो अगर आपके पास आपके क्योंकि आप इतनी बड़ी मैगजीन है, तो बड़े बड़े डायरेक्टर आपकी उसमें पहचान में है, तो किसी एक अच्छे डायरेक्टर के साथ में आप मेरे को जोड़ दो, तो एज एन असिस्टेंट मैं अपना कैरियर शुरू करूंगा। 2 साल 4 साल 5 साल में मैं कुछ ना कुछ सीख लूंगा वहां पे। तो उन्होंने मेरे को पहला सवाल यही किया कि आपकी फैमिली यानी कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है। तो मैं बोला सर फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो ऐसे कि कल का भी मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत जीरो है। आज कुछ कमाऊंगा तो कल घर में राशन आएगा, ऐसा मामला था। तो बोले कि यार फिर तो आप असिस्टेंट के तौर पे काम करोगे तो आपको बहुत मुश्किल आएंगी। क्योंकि उन दिनों में क्या होता था कि अगर अच्छे डायरेक्टर के साथ में असिस्टेंट लगना है तो आपको 7वां या 8वां नंबर आता था, तो डायरेक्टर तक हम्म। पहुंचते पहुंचते आपको साल 2 साल लग जाते थे, कि पता ही नहीं चलता था डायरेक्टर को कि मेरा 7वां असिस्टेंट भी कोई है। क्योंकि वो बाकी लोग उससे बस पान और सिगरेट और यही मंगवाने में लगा देते, साल 2 साल तो वैसे निकल जाता था, और पैसा वैसा कुछ ओहो। खास मिलता नहीं था उन दिनों में। आजकल तो क्योंकि आपके ऑप्शंस बहुत आ गए हैं, आपके मतलब चीजें बहुत कुछ हो गई हैं, अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सीरियल्स है, तो कुछ ना कुछ आदमी कमा लेता है। अगर असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं से इनकम शुरू हो जाती है, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं हमारे यहाँ पे प्रूफ रीडर की जगह खाली है, तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर ले। मैंने बोला तुरंत कर लेता हूँ, मैंने तुरंत उनको हाँ किया। वहां पे मैंने उस मैगजीन में प्रूफ रीडिंग शुरू किया। फ्राइडे नाइट में 2 दिन मैं फील्ड में रहता था, कुछ रिपोर्टिंग का जो भी होता था, स्टूडियोज में कौन सी शूटिंग कहाँ हुई, किस गाने की रिकॉर्डिंग हुई है, वो सारी डिटेल्स में लाके उनको देता था। तो वो करते करते सर मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स बनने चले गए, और फिर एक हमारी मित्र थी अपना
चंदा शेट्टी करके, तो उनके साथ में मेरे अच्छे थे। तो मैंने उनको बोला यार मेरा यहाँ पे गुजारा हो नहीं रहा है क्योंकि पैसा बहुत कम मिल रहा है, तो किसी हिंदी हिंदी में, वो मायापुरी में काम करती थी, मैंने उनको बोला कि किसी हिंदी मैगजीन में अगर कहीं आपको लगे, आपकी बात हो तो जरा देखो मेरा कुछ। तो एक दिन उनका फोन आया कि भाई एक रूपतारा करके एक मैगजीन निकल रही है, वहां पे जाके ट्राई कर, वो जरूर तेरा काम हो जाएगा। सर मैं वहां गया, वो सारे के सारे जो उसके ओनर थे और एडिटर थे वो साउथ इंडियंस थे। अब साउथ इंडियंस लोग जो है एक हिंदी मैगजीन निकाल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। हिंदी का बुरा हाल था, मतलब उन्होंने एक मेरे को एक इशू दिया, तो मैं इशू लेके घर आया, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने हिंदी मेरी ठीक ठाक थी, मतलब यह मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छी थी या उस लेवल की थी। तो मैंने उस पे ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स थी उन पे मैंने राउंड मारने लाल 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 करने शुरू किए। नेक्स्ट डे मैं लेके गया, मैंने सर ये आपकी मैगजीन है। बोला नहीं यार हमको ही पता है कि आप ज्वाइन कर लो। तो मैंने वो वहां से ज्वाइन किया, वहां कुछ 6 महीने काम किया। तो उसके बाद में फिर वहां भी कुछ लगा मेरे को डावाडोल चल रहा है, तो फिर एक हमारे मित्र आते थे अपना प्रेस फोटोग्राफर विनय अग्रवाल करके, तो मैंने उनसे बात किया। मैंने यार फिल्म सिटी मैगजीन उन दिनों बहुत चल रही थी, मैंने यार विनय भाई अगर फिल्म सिटी में अगर बात बन जाए तो मेरा उद्धार हो सकता है। तो उन्होंने एक दिन आके बोला भाई गुप्ता जी के यहाँ पे वैकेंसीज है, आप जाके ट्राई करो। मैं मिला उनको, मैं देखा तो बोले कि मैं एक नई मैगजीन शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए आप अपना आर्टिकल लिख के लेके आइए कल। तो मैं नेक्स्ट डे उन्होंने जो सब्जेक्ट दिया था उस पर मैं आर्टिकल लिख के लेके गया। उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद बोले कि नहीं यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आई एम सॉरी। मैंने ठीक है सर नो प्रॉब्लम, मैं बोल के मैं जस्ट बाहर निकल रहा था, दरवाजे दरवाजे पे पहुंचा ही था, उन्होंने वापस आवाज दे के बुलाया कि बोले भाई वर्मा जी 1 मिनट आप सुनिए। मैं हाँ सर बोलिए। बोले कि यार पता नहीं क्यों मेरा मन चाह रहा है कि मैं एक मौका और दूं आपको, तो आप एक आर्टिकल और लिख के लेके आइए। उन्होंने एक और किया, तो नेक्स्ट डे मैं फिर लिख के लेके गया, थोड़ा सा और दिमाग लगा के थोड़ा सा। तो सर वो उन्होंने पढ़ा कि बोला ठीक है आई एम हैप्पी और आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने वहां पे फिल्म सिटी मैगजीन ज्वाइन की और उसके बाद मैंने उनके साथ करीब 5 या 6 साल काम किया। फिर उनके ब्रदर थे वो अलग हो गए, उन्होंने किंग स्टार करके एक मैगजीन शुरू की थी, फिर मैं उनके साथ चला गया। तो वो करते करते फिर मैं मतलब आप ये मानिए जर्नलिज्म किया मैंने 12-13 साल। इसी दौरान मैंने कुछ फ्रीलांसिंग का भी काम शुरू कर दिया था, जैसे अपना अमर उजाला था, पंजाब केसरी था, हिंदुस्तान था हिंदी का, अपना मुंबई से सामना निकलता है वो था, जयपुर का एक अखबार था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मतलब एक मेरी घर गृहस्थी अच्छे से चल गई और मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाया। तो आप तो क्या कहते हैं कि टेलीफिल्म्स वगैरह भी उसमें भी आपने कुछ काम किया है विशेष रूप से? जी, वो हुआ ये कि जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो उन्हीं दिनों हमारे हरियाणा के एक है हरिंदर मलिक थे, तो वो जी टीवी में एक प्रोग्राम आता था गैलेक्सी करके, तो उसमें वो डायरेक्टर थे। तो वो उन्होंने वहां से रिजाइन करके अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला था और उन दिनों जी टीवी ने जो था सिटी केबल शुरू किया था। तो सिटी केबल में उन्होंने 2-3 प्रोग्राम अप्रूव कराए थे हरविंदर जी ने। तो हरविंदर जी ने बोला बोला भाई ये, वो भी हरियाणा से ही है, रोहतक से है। तो उन्होंने बोला कि हेमंत ये यार एक प्रोग्राम है फिल्म बाजार करके, तो ये तू डायरेक्ट कर ले। तो मैं बोला भाई देखो मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। तो बोले कि नहीं यार तू कर ले यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक तू पेन लेके बैठता है, कलम लेके बैठता है, वहां पे कैमरा लेके बैठना है, बात एक ही है। मैं ठीक है आपको लग रहा है तो मैं जरूर कर लूंगा। मैंने उसी दिन सर मैंने मैगजीन से रिजाइन किया और मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। 2-3 महीना काम किया उनके साथ। उसके बाद वो प्रोग्राम थोड़ा बंद हो गया, मैंने छोड़ दिया। फिर वापस वो उसी वक्त क्या हुआ था, फिल्म सिटी जो था वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने अपना शुरू कर दिया था, सीरियल्स वगैरह बनाने शुरू किए थे। तो मैं उनके पास वापस मिला, उन्होंने उनसे बात की गुप्ता जी से, तो बोले कि आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहां पे ज्वाइन किया। तो वहां पे मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स करता था, फिल्म बेस्ड प्रोग्राम जो होते हैं ना एलटीटी के लिए, तो लो पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो लखनऊ दूरदर्शन आपका, पटना दूरदर्शन आपका, भोपाल दूरदर्शन, वहां पे हमारे प्रोग्राम चलते थे। तो वहां करते करते मैं मतलब खुद ही करता गया, सीखता गया, करता गया, सीखता गया। वहीं पे मैंने एडिटिंग सीखी। काम जो था क्योंकि स्टूडियो में बैठे बैठे कभी क्या होता था एडिटर नहीं आते थे, तो नहीं आते थे तो मैं मशीन पे बैठ जाता था। तो धीरे धीरे करते करते हाथ साफ हो गया, फिर मैंने अपने प्रोग्राम में खुद ही एडिट करने लग गया। आरंभिक जीवन में तो आपने काफी संघर्ष देखा है। अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे और मित्र हमारे साथ जुड़ गए,
ओम जी सपरा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। शुभा थैंक यू। माथुर जी और इस बीच में रजनीश त्रिवेदी जी देहरादून हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे जी जी साहित्यकार हैं। पल्लवी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गई। आलोक शुक्ल जी जो खुद रंगकर्मी हैं और नाटककार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अमलेंदु शेखर जी आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे साहित्यिक व्यक्तित्व, साहित्यिक रुचि के व्यक्ति हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मित्र। बीच में उन मित्रों के लिए दो शब्द आप कहना भी चाहेंगे? मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और ये आप सबकी दुआएं और प्यार है कि आज जो एक अवार्ड मिला है मुझे, मैं नेशनल अवार्ड जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे चल रहा है, तो वो आप लोगों की दुआएं और प्यार का ही नतीजा है कि मैं वहां तक पहुंच पाया। जी, उस अवार्ड के बारे में बात करेंगे, आपको उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। अभी जी वो जब पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जी उसका वो शायद तो दिल्ली में होता है शायद, जी 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 संभवतः। जी जी तो उसके बाद फिर आपको और बधाइयाँ और शुभकामनाएँ मिलेंगी। उस बारे जी में मैं अपने मित्रों को तो ज़रूर बताऊँगा। लेकिन जी इस बीच में आपका जब संघर्ष चलता रहा, लेकिन आपकी एक फीचर फ़िल्म जो बनी थी बहुत ही चर्चित रही, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। तो सर उस ब्लैक चर्चित। कॉफ़ी का क्या 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 उसका क्या हिस्ट्री क्या है उसकी? कैसे बना वो? सर सर हिस्ट्री ये है ब्लैक कॉफी के पीछे कि मेरी दो फिल्में बंद हो गई थी। अच्छा। दो फिल्में राइटर डायरेक्टर मैंने शुरू की थी, और दोनों की दोनों बंद हो गई थी। तो प्रोड्यूसर बाहर का था कोई। अब दो दो प्रोजेक्ट आपके बंद हो जाएगा, वो भी एक एक दो दो साल की मेहनत के बाद में, बहुत तकलीफ होती है। तो मेंटली मैं इतना अपसेट हो गया था कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं जो अगर अपने दम पे मैं कुछ कर पाऊं, कुछ बना पाऊं, तो शायद कोई फिल्म बन जाएगी। नहीं तो ये प्रोड्यूसर्स के भरोसे तो जब इनकी मर्जी होगी तब ये बोल दे, फोन करके बोल देंगे साहब आज तो हमारे पास हमारा तो बिजनेस में नुकसान हो गया, तो मैं तो फिल्म नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सॉरी फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अपनी जेब से फिल्म बनानी। तो मैंने अपना बैंक बैलेंस टटोला कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने दो आर्टिस्टों को लेके काम शुरू किया कि मैं, मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में था, और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सर वृद्ध आश्रम के ऊपर, आगरा में। तो वहां पे जो पेरेंट्स मैंने देखे थे, जो वहां पे आश्रम में रहने वाले, वृद्ध आश्रम में रहने वाले, तो उनका दर्द कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, कहीं दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं एक स्टोर हो गया था। और जब मैंने ब्लैक कॉफी लिखनी शुरू की, कि इसमें मैंने ये सोचा था कि मैं दो ही आर्टिस्टों को लेकर काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और मैंने ये सोचा कि भाई मैं अगर कुछ अलग हटके करूंगा तो शायद मैं निकल जाऊं, क्योंकि मेरे पास शाहरुख खान, सलमान खान के लिए तो पैसा है नहीं। तो सर मैंने वो दो आर्टिस्टों को लेके एक सब्जेक्ट कंसीव किया, और उसी में वो जो उस टाइम पे जब डॉक्यूमेंट्री में कर रहा था वृद्ध आश्रम की, तो वो जो एक एक्सपीरियंस था, जो उनके लोगों के मतलब जो भावनाएं थी उनके, अपने उनके एक्सपीरियंस थे जो बुजुर्गों के, तो वो उस चीज वो मेरे काम में आई। और वो फिल्म मैंने लिखी। वो फिल्म लिखते लिखते फिर ये था कि 10-15 लाख में एक छोटी सी फिल्म बना के मैं निकल जाऊंगा। फिर हुआ ये कि कहानी जब लिखी गई, पूरी हो गई, तो मैंने बच्चों को सुनाई। बच्चों ने कहा कहानी बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको रजिस्टर्ड कराया, लोगों को सुनाना शुरू किया। लोगों ने बोला कि देखो इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप ऐसे छोटा करके जाया मत करना, तो आप इसको ढंग से बनाओ। मैंने कहा ढंग से बनाने के लिए तो पैसा चाहिएगा। तो मैं बोला कि नहीं, जो भी करना आप देख लो, नहीं तो बनाओ मत। फिर हमारे एक मित्र हैं रमेश कुमार करके, जो कि बिजनेसमैन है, आपके गुड़गांव के पास ही एक है उनका। तो वहां पे उनकी फैक्ट्री वैक्ट्री है। तो उनसे मैंने जिक्र किया, मैंने भाई ऐसा ऐसा है, तो तू बोल पैसा डालेगा क्या। बोलता कितना खर्चा है। मैंने 15-1 लाख मेरे पास है, 15-1 लाख तू डाल दे तो हो जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। तो बोला कि ठीक है भाई मैं दे देता हूँ। तो उसने हालांकि 15 बोल के बेचारे ने 20 दिया। और ये उसकी भल मन चाहत है कि आज तक फिल्म क्योंकि बिकी नहीं है, आज तक उसने कभी फोन करके पूछता नहीं है भाई मेरे पैसे का क्या हुआ। तो बोल रहा है कि मैंने तेरे लिए पैसा डाला है, तो जब तू निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो सर वो फिल्म उस चक्कर में फिर मैंने आर्टिस्टों पे काम किया। तो एक जब कोई राइटर फिल्म लिखता है, तो उसी टाइम पे उसके दिमाग में आर्टिस्ट की एक छवि कंसीव हो जाती है। तो जब मैं लिख रहा था, तो उसी टाइम पे लिखते लिखते ही मेरे दिमाग में था कि ये कैरेक्टर वीरेंद्र सक्सेना से बेटर कोई नहीं कर सकता। क्या तो बात मैंने है। हाँ, तो मैंने वीरेंद्र जी से, मैंने जो वो फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट भेजी कि मैं सर ऐसा ऐसा मैं मिलना चाह रहा हूँ। उन्होंने बुलाया, कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद बोलता है कि मेरी तरफ से हाँ। कि थोड़ा बजट पे इधर उधर डिस्कशन हुआ, बट उन्होंने एग्री किया, वो साइन हो गया।
उसके बाद फिर ये था कि एक लेडी का जो कैरेक्टर था वो मेरे को चाहिए था। तो मेरे दिमाग में लिखते टाइम पे एक पाकिस्तान की एक अदाकारा है, काफी एज्ड है, नाम मेरे को याद ध्यान नहीं आ रहा उनका, तो वो थी दिमाग में। बाद में मैंने सोचा कि ये तो बहुत हार्डल्स हो जाएगी कि फिल्म पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान से उनका आना यहाँ, और वो पॉलिटिकली बहुत मतलब पंगे शुरू हो जाएंगे। तो मैं नहीं यार, इतने इंडियंस में ही कोई ढूंढते हैं। तो मैं एक दिन टीवी देखते देखते सर्फिंग कर रहा था, तो मेरे को सुहासिनी मूले जी नजर आई एक सीरियल में। मैं यार यही तो चाहिए। क्या तो बात मैंने है, क्या बात। हाँ, तो मैंने यही चाहिए थी। तो मैंने सुहासिनी जी का, मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं था, तो मेरे एक जर्नलिस्ट मित्र हैं पूजा सामंत करके, मैंने उनको बोला, मैं पूजा यार मेरे को सुहासिनी जी का नंबर चाहिए। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी का नंबर मेरे को निकाल के दिया। मैंने फोन किया उनको, तो बोले कि सर मैं मैडम से बात करके आपको फोन करता हूँ। सर उन्होंने 6 महीने निकाल दिए। 6 महीने बोलते हैं कि हम अभी आपको, सर कल आ जाइए, परसों आ जाइए, मैडम बिजी है, फलाना है, ठिकाना है। मैं बोला सर आप टाइम दे दो मेरे को। एक दिन उनका फोन आया, बोलते हैं सर वो मैडम फिल्म सिटी में शूटिंग कर रही है और उन्होंने आपको लंच पे बुलाया, आप लंच पे आ जाइए और आप अपना सब्जेक्ट नरेट कर दीजिए। मैंने उनको बोला, मैं बॉस मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं कोई चुटकुला सुनाने नहीं जा रहा हूँ कि उनको लंच में जाके सुना दूंगा और मैं निकल आऊंगा। इतना इजी नहीं है, मेरे को पूरा टाइम चाहिए, कम से कम 2 घंटा तो चाहिए। आप कहानी, पूरी कहानी नरेट करनी है आपने। उन्होंने मैडम से बात की, फिर एक संडे उन्होंने मेरे को घर पे बुलाया, मैंने सुहासिनी जी के सामने सब्जेक्ट रखा, अपनी बात रखी। और मैं ऑनेस्टली मैं बोल सकता हूँ कि मैं नरेटर बहुत ही बुरा हूँ, नरेशन मेरा अच्छा नहीं है। लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव लेडी है, बोली कि हेमंत डोंट वरी, स्क्रिप्ट छोड़ जाओ, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। मैंने स्क्रिप्ट छोड़ा, नेक्स्ट उनका फोन आया, आई एम रेडी एंड गो हेड। सर आर्टिस्ट फाइनल हो गए। उसके बाद ये था कि लोकेशन मेरे को ऐसी चाहिए थी जहां आसपास कोई घर ही ना हो, ऐसा बंगला जिसके इर्द गिर्द कोई जंगल में हो। मैंने उत्तराखंड में भागदौड़ शुरू की। उत्तराखंड में मैं काफी जगह गया, लैंसडाउन गया, आपका नैनीताल से ऊपर गया, आपका अल्मोड़ा गया, आपका क्या नाम, देहरादून के ऊपर क्या है हिल स्टेशन, वहां गया। लेकिन कुछ मसूरी, मसूरी, मसूरी मसूरी। मसूरी हाँ, जी जी। मसूरी गया, लेकिन कहाँ कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम लोग भटकते भटकते हम लोग पहुंचे अपना रानीखेत। रानीखेत में हम लोगों ने पूछा किसी से, भाई कैसा है, कि बोला एक जंगल में एक होटल है, हेरिटेज होटल है, पता नहीं यार वो देंगे कि नहीं देंगे, आप बात कर लो जाके। सर हम लोग रास्ता पूछ के हम लोग उस होटल की तरफ चल दिए। जंगल में मैं बोला यार कहाँ है, वो होटल आएगा कि नहीं आएगा, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। फिर वो होटल दिखाई दिया, वहां पे जाके बात किया। तो वहाँ पे अपना जो ओनर है हिमांशु जी, हिमांशु उपाध्याय जी, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। उन्होंने, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, अपना एक इरादा बताया कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम है, तो आपका कॉपरेशन चाहिए। एंड आप यकीन मानिए सर, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया मेरे को, जितना मेरा बजट था उसी में उन्होंने काम किया। और क्या बात है। मैंने होटल वो पूरा बुक कर दिया था, वहीं रहना हमने, वहीं खाना हमने, वहीं हमने शूटिंग करनी, हमारा सारा काम वहीं होता था। तो मेरे काफी खर्चे बच गए, मेरा लोकेशन का पैसा बच गया, मेरा आपका गाड़ियों का आना जाने का पैसा बच गया, प्लस खाने का मेरा जो एक अलग से अरेंजमेंट करना था वो मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो बहुत इजीली मेरी फिल्म शूट हो गई। कुछ 20 दिन मेरे को शूटिंग में लगे, वो फिल्म बन के तैयार हुई। और सर ये जब वो फिल्म बनी थी तो उसका नाम हमने पीड़ा रखा था, पीड़ा के नाम से ये फिल्म थी। लेकिन और पीड़ा के नाम से ही इसको एक फोक फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड होता है अपना यूएसए में, वहां से वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी लेके आई। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि यार पीड़ा जो है वो थोड़ा नेगेटिविटी वाला वो टाइटल है, तो इसको चेंज करो। तो मेरे पास रजिस्टर्ड था ब्लैक कॉफी, तो अभी मैं उसको ब्लैक कॉफी के नाम से प्रमोट कर रहा हूँ, उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन समस्या यही है सर कि अच्छी चीजें आजकल ओटीटी पे चलती नहीं है। ओटीटी पे या कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहाँ पे गाली गलौज अगर है तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपका कोई बायोडाटा नहीं देखता है, खाली बस वो 2 गालियां अगर किसी ने देख ली तो चीजें अप्रूव हो जाती है। और मेरा आप अगर आपको फिल्म दिखाऊंगा जब कभी मौका मिला तो आप खुद बोलेंगे यार बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, मतलब 1.5 घंटे की पिक्चर है और 2 आर्टिस्टों के सहारे। तो ब्लैक कॉफी की सर ये कहानी। हेमंत जी, मेरी कई मित्रों से जब फिल्म इंडस्ट्री में बात हुई, अक्सर यही बात आती रही है कि फिल्में तो बन जाती है, फिर बाद में कई कई सालों तक वो डिब्बों में बंद रह जाती है, ना उसका डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, ना कोई उसको टेक करने वाला, कोई लेने वाला आता है। तो नतीजन क्या होता है कि जो देखिए ना,
जिस उत्साह के साथ आप फिल्म बनाते हैं, जोश के साथ। अच्छा, अभी आपने बताया कितना संघर्ष करना पड़ा आपको, आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, बहुत ही जी सीमित संसाधनों में आपको बनाना पड़ा। मान लीजिए आपका वो सपना पूरा हो गया, लेकिन फिर अगर वो फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंच पाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम है तो सर। आपको क्या लग रहा है कि आपने तो इस तरह की समस्याओं का सामना तो किया है? सर लगना क्या है, अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई शायद हो सकता है कभी ऊपर वाला सुन ले और कोई किसी को भेज दे कि भाई ये फिल्म हम लोग ले सकते हैं। फिल्म लेने को तो अभी भी तैयार है लोग, लेकिन टर्म्स उनके ऐसे हैं कि मैं देना नहीं चाह रहा। कोई बोलता है 10 लाख रुपए में ले लो, कोई बोलता है अपना रेवेन्यू शेयरिंग में ले लो। लेकिन सर मैं, आप एक बात आइए, 50 लाख की फिल्म मैं 10 लाख में कैसे दे दूं? कम से कम उस बंदे का तो पैसा निकले जिसने 25 लाख रुपया खर्चा किया मेरे उसके सही फिल्म बात के है, ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका तो नहीं, मैं भूल जाऊंगा, चलो ठीक है, लेकिन उनका तो नहीं भूल सकता मैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई मेरे को बंदा मिलता है, भाई मैं 25-30 लाख में आपको मैं फिल्म आपकी ले लेता हूँ, छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन समस्या वही है कि लोग अब उनको ये लग रहा है कि यार ये मतलब बेबस है, तो मजबूरी का फायदा उठा लो। देखते हैं सर कब तक। नहीं, नहीं, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जी और अभी उसके बाद फिर कोई ऐसा साहस किया आपने कि और कोई फिल्म बनाने की कोशिश की, या नहीं अभी सर, विचार? जी। नहीं। फीचर में तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एज ए प्रोड्यूसर काम नहीं करूंगा फीचर फिल्म के लिए। तो अगर कोई प्रोड्यूसर मुझे मिलता है, अच्छा प्रोड्यूसर मिलेगा, तो मेरे पास में काफी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैंने काम किया है। और तो मैं रेडी हूँ, बट एज ए प्रोड्यूसर मैं फीचर तो नहीं करूंगा अभी, क्योंकि सर कहाँ से 50 है, वो पहले वाले ही नहीं बिके तो और पैसा कहाँ से ला के लगाऊं मैं उन लोगों में से तो हूँ नहीं, मैं घर बेच के और बच्चों को अनाथ करके, बच्चों को बेघर करके मैं फिल्म में डाल दूं, तो वो तो मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए मेरा पैशन है, मैं आपको बता दूं कि मेरा पैशन डॉक्यूमेंट्रीज है। ठीक है, फीचर का ये रहता है कि यार एक डायरेक्टर की हर एक की ख्वाहिश रहती है कि मेरी फीचर फिल्म जो है पर्दों पे, बड़े पर्दे पे आए, लोग देखें उसको और अप्रिशिएट करें। लेकिन मैंने उसी चीज को डॉक्यूमेंट्री में मैं ढूंढ रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट्रेशन मेरा फेवरेट है, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। 5 लाख 7 लाख रुपया अपनी जेब से खर्चा करना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन फीचर के लिए तो मैं नहीं कर सकता ना सर। अच्छा, आपको हम बधाई देना चाहेंगे। हमारे मित्र जानते हैं कि इस वर्ष आपको एक विशेष कैटेगरी में आपकी डॉक्यूमेंट्री को, जो वारली आर्ट पे है, उस पर जी आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा कर दी गई है। ये जी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो बेस्ट प्रमोशनल फिल्म के रूप में उस कैटेगरी में माना गया है। तो जी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मित्र भी थैंक जुड़े हैं, उनकी तरफ से भी, मेरी बहुत मित्रों बहुत की तरफ धन्यवाद से भी आपका। आप शुभकामनाएं एक्सेप्ट कीजिए। तो थैंक यू ये फिल्म तो वास्तव में 2021 में बनी है, ये डॉक्यूमेंट्री, और कुछ सर। सर कारणों से जो। जी, जी। नहीं सर, ये इसका प्रोडक्शन मैंने शुरू शुरू किया था 2017 में, ओ। और 2 साल तो इसकी शूटिंग में मेरे को लगे थे, क्योंकि ये एक जो वारली के जो एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके ट्रेडिशंस के ऊपर ये पिक्चर है। जो पेंटिंग्स, वारली पेंटिंग जिसको बोलते हैं, वो उनकी ट्रेडिशनल पेंटिंग है उनकी। तो वो उनके जब भी कोई रिचुअल्स होते हैं, कि कोई अगर मान लो नया अनाज घर में आता है, या बच्चा होता है, या फिर किसी की डेथ होती है, या फिर शादी ब्याह, तो उस टाइम पे उनके पेंटिंग्स बनती है। तो जब भी ऐसा कोई रिचुअल्स होता था तो मेरे को जाना पड़ता था वहां पे, तो इन सब में भाग दौड़ में पूरा 2 साल मेरे को लगा। कभी हम लोग गए किसी शादी के लिए, किसी हमारे पास फोन आया कि साहब फला फला दिन उनके यहाँ पे शादी है वारलीज में, आप आ जाइए कैमरा लेके। मैं पूरी टीम लेके पहुंच गया वहां पे, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया, लड़के वालों ने, नहीं साहब हम शूटिंग अलाउ नहीं करेंगे लड़की की शादी में। वापस आ गए। तो इस तरह से 2 साल मेरे निकल गए। उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगा। 2020 में इस फिल्म का प्रीमियर रखा था चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने। उनको मैंने फिल्म दिखाई थी, और उनको फिल्म बहुत पसंद आई वहां पे लोगों को, मतलब वहां पे ऑडिटोरियम में इसका वो रखा हुआ था। तो उसके बाद फिर उसी साल 2020 में ही फिल्म डिवीजन का एक फेस्टिवल होता है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।
जो कि डॉक्यूमेंट्रीज का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। तो मैंने उसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया था, सबमिट करी थी फिल्म। तो सर उसमें मेरी फिल्म जो है इंटरनेशनल कैटेगरी में, प्रिज्म कैटेगरी है वहां पे मेरी फिल्म सेलेक्ट हो गई थी। और जब फिल्म का शो था तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा क्राउड था। तो उसी टाइम पे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार ये इतनी अच्छी फिल्म बनी है, आप इसको आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड के लिए सबमिट कर दो। उस टाइम पे मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरी फिल्म सेंसर्ड नहीं थी। तो फिर मैं, क्योंकि अच्छा नेशनल अवार्ड के लिए आपको मालूम होगा कि सेंसरशिप बहुत जरूरी है, सेंसर सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने सेंसर के लिए अप्लाई किया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो 2021 में मेरी फिल्म सेंसर हुई। और उसके बाद फिर कोरोना साहब पधार गए, तो उनके चक्कर में 2 साल बर्बाद हो गए। तो फेस्टिवल जो है ऑलरेडी 2 साल डिले चल रहा है। तो 2021 की एंट्री इस साल खुली, मैंने अप्लाई किया और रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से, और जो हमारे मित्र हैं उनकी तरफ से भी। ये जी जी, बहुत बढ़िया काम हुआ है और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि थैंक यू। देखिए, कभी ना कभी जो श्रम है, परिश्रम है, वो मेहनत रंग तो लाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और आप अगर कोई काम ईमानदारी के साथ करेंगे, लगन के साथ करेंगे, तो स्वाभाविक है नतीजा उसका अच्छा सामने आ ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि हेमंत जी, इस अवार्ड से तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई होगी। हेमंत बहुत में बढ़ गई हिम्मत है, हिम्मत बहुत आ गई होगी। बहुत बढ़ गई है। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फिल्म है मेरी, ये क्यों बनी। मैंने मैं एक गवर्नमेंट का एक फिल्म थी, उसके लिए मैं गया हुआ था अपना राजस्थान। तो मेरा शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट है राजस्थान का कल्चर, वहाँ की कलर्स, वहाँ की रिचुअल्स मेरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ का फोक। तो फोक से मेरा बहुत अच्छा मतलब मेरा एक पैशन है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे, मैं फोक आर्टिस्टों से मिला कुछ लोगों से, तो मुझे लगा कि यार ये लोग फोक तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो फोक आर्टिस्ट हमारे 50 साल पहले थे, वो उनके बच्चे आज कोई चाय बेच रहा है, कोई पंचर की दुकान पे है, वो अपनी आर्ट को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो मुझे लगा कि यार ये सारी चीजें खत्म हो जाए उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ और डॉक्यूमेंट्री के तौर पे मैं एटलीस्ट इनका डॉक्यूमेंटेशन तो करके रख सकता हूँ। जो आर्ट अभी जिंदा है उनको तो मैं डॉक्यूमेंटेशन करके रख लूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम बता सके कि हमारे पास में ये भी था। अभी उस मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रिजर्व और डाइंग फोक आर्ट्स। क्या बात जो है, हम लोक कलाएं विलुप्त हो रही हैं उनको मैं बचा के रखूं। तो बहुत अच्छा काम है। उस प्रोजेक्ट पे मैंने राजस्थान में फिल्म शुरू की, नटों के ऊपर मैंने काम किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई नटों के ऊपर। नटों के बाद फिर मैंने ग्रासिया, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, उस उन पे मैंने काम किया। फिर वहाँ पे एक तुर्रा कलगी करके एक फोक आर्ट है, उन पे मैंने काम किया। 3 फिल्में मैंने राजस्थान में बनाई। चौथी फिल्म मैंने उत्तराखंड में, एक मेला लगता है शालदे बिखौती मेला, जो कि करीब हाँ, 700-800 साल पुरानी परंपरा है, जहाँ की अपना कौन सा एक जगह है वहां पे, जहाँ पे एक पत्थर है। तो लोग उस दिन उस मेले में, वो जो पहला सेकंड डे होता है, तो उस पत्थर को लाठी से पीटते हैं, उसके पीछे अलग कहानी है। तो वो एक मैंने फिल्म बनाई। और उसके बाद ये चौथी फिल्म मेरी वारली की थी। तो ये इसमें थोड़ा सा मेरे को ज्यादा, क्योंकि मैं बॉम्बे में बेस हूँ, और जहाँ पे ये वारलीज रहते हैं मेरे पहुंच के ज्यादा दूर नहीं है ये लोग। मतलब ड्राइव करके जाऊँ तो 3 घंटे में मैं इनके लोकेलिटी में पहुंच जाता था। तो इस पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया। हालांकि दोनों तीनों फिल्में मेरी ऑलमोस्ट रेडी हैं सारी की सारी, बट इस पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया। इसको मैंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे से शूट किया। बैकग्राउंड म्यूजिक ये वो जो भी था सब ओरिजिनल है, मैंने कोई चीज क्रिएट नहीं की है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैंने वहीं से, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स है तरापा वगैरह, वही मैंने क्या बात है। मैंने रिकॉर्ड करके इसमें यूज किया है। मैंने कोई अपना सिंथेसाइजर का या उसका कोई उसमें वो नहीं है, रोल नहीं है बिल्कुल भी। तो सर ये प्रोजेक्ट मेरा था, उसके अंदर में वारली बनी। और आपको एक जान के हैरानी होगी कि ये पूरा प्रोजेक्ट मैं सेल्फ फाइनेंस कर रहा हूँ। मेरे को कहीं से कोई एक पैसे की मदद नहीं है इस प्रोजेक्ट में। अब तक मैं करीब 12-15 लाख रुपए में लगा चुका हूँ। और दो दो फिल्मों की स्क्रिप्ट मेरी रेडी है, जो कोरोना काल में लिखी गई। और मेरा अगला टारगेट ये है कि अभी तो मेरी हिम्मत बन गई ये अवार्ड मिलने के बाद, तो अभी मैं नवंबर या दिसंबर या जनवरी में, जैसा भी मेरा क्लाइमेट सूट करेगा, राजस्थान में एक फोक आर्ट है, फड़ चित्रकला। फड़ के बारे में आपने सुना होगा शायद। तो फड़ पे मेरी स्क्रिप्ट रेडी है, मैं फड़ की शूटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे ये बताइए, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए जी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे देश में,
तो जिसमें आप जो दूर दराज इलाकों में या हमारे ट्राइबल एरियाज में, ये हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बहुत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, इस तरह के जो अभी आपको दस्तावेज या इस तरह के जो आपको अवशेष मिलते हैं, उन पर फिल्में बनाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसके लिए आपको फेलोशिप कहें या कोई फाइनेंशियल मदद कहें, तो उसके अंतर्गत आपको ये कार्य करना चाहिए। तो चूंकि इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा ना कि आप स्वयं अपना सेल्फ फाइनेंस करके इसको करते हैं, तो उस तरफ आपने कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया क्या? मैंने सर कोशिश की थी 2-3 जगह, मैं दिल्ली में 2-3 दिन मतलब मैंने भागदौड़ की लोगों से, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जब तक आपकी अप्रोच नहीं है या आपके पीछे किसी का हाथ नहीं है या किसी का फोन कॉल वहां पे नहीं चला जाता, तो वो लोग एंटरटेन नहीं करते ढंग से। आपको बैठा देंगे, हाँ साहब ठीक है, फाइल सबमिट कर दीजिए, हम देखेंगे। 2-3 जगह फाइल मैंने भेजी हुई है, आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मेल तक नहीं आया, उनका कोई जवाब नहीं है। तो मेरा सर, मैं लाइजनिंग के मामले में बहुत ही मतलब कमजोर हूँ। लाइजनिंग मेरे बस की बात नहीं है, और मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकता सर। सबसे बड़ी बात, मेरा एक माइनस पॉइंट समझो या प्लस पॉइंट समझो, ये मैं हूँ, तो वो मेरे से नहीं होता। और आपको मालूम है ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल है, क्या होता है वहां पे। तो अगर कोई सामने से ऊपर आएगा तो मोस्ट वेलकम। मैं उनके बजट में काम करने के, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे जो एक्सपेंसेस हैं आप मेरे को वही दे दो, मैं प्रॉफिट नहीं मांग रहा हूँ। मेरी दाल रोटी अच्छे से चल रही है, मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे सेटल्ड है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा पैशन है, मैं नहीं भी मिलेगा तो भी मैं करूंगा सर। अभी जो मैं कमर्शियल काम मैं जो कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई जिम्मेदारी मेरी सारी मैंने पूरी कर दी अपनी। तो जो कमर्शियल काम करके जो पैसा आता है, तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट में इसमें लगा देता हूँ, तो मेरा हो रहा है। लेकिन अगर कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है किसी एनजीओ से या किसी बड़ी कॉर्पोरेट हाउस से, तो मैं तैयार, कोई इशू नहीं। क्योंकि ऐसा है ना, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन आप फिल्म के रूप में करें या रिकॉर्डिंग करें या आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, तो बहुत सारे उसके अंतर्गत आपको, क्योंकि जिस तरह का कार्य आपने किया है और आपका, मैं देख रहा हूँ आपकी पर्याप्त रुचि है उसमें कि इस तरह से जो आर्ट है, कल्चर है, संस्कृति है, इसको प्रिजर्वेशन करने के लिए तो आपने बहुत मेहनत की है, तो आपको उस तरह से तो सहायता मिल सकती थी। सर वही है, देखते हैं, अभी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो बट मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगी तो भी कारवां तो चलेगा। हाँ ये है कि स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, जैसे जैसे फाइनेंस फंडिंग होती आती रहेगी मेरे पास, अपना काम करता रहूंगा। नहीं, मुझे अब ये बताइए, अब आपको मुंबई में और खास करके इस लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में, अब कितने वर्ष हो गए आपको? सर मेरे को यहाँ पे करीब 30 साल के आसपास तो हो गया, 25 साल मान के चलिए। आप बताइए, 30-25 साल हो गए। 30-25 साल में महानगर क्या, मैं इसको तो माया नगरी कहता हूँ, माया नगरी में रहने में, और आपने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कितने मैं कहूँगा परेशानियां भोगी हैं, और फिर भी आप डटे रहे हैं। ये आपका साहस और आपका, मैं ये कहूँगा, आपने इतनी शक्ति दिखाई है, तो मैं तो आपकी सराहना करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन आप लगे रहिए। और जी जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने एक और कसम खा रखी है जी कि मैं जब स्ट्रगल का टाइम था, मतलब काम, ये फिल्म लाइन में आने के बाद की बात है, कुछ दिन तो बहुत अच्छा काम चला कॉर्पोरेट का मेरे पास, इनका विप्रो का काम था, मेरे करीब साल भर मैंने विप्रो का काम किया, तो अच्छा पैसा आया वहां से। लेकिन रेगुलर नहीं हो पाया, वो यहाँ से ऑफिस शिफ्ट हो गया था उनका। तो उसके बाद मेरे पास में कुछ फिल्मों के ऑफर्स आए थे, तो मैंने मना कर दिया। और वो थी उस टाइम पे सी ग्रेड की फिल्में बनती थी, आपको पता होगा। तो वो फिल्में आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो उन्होंने बोला अरे यार आपका नाम नहीं जाएगा, हम आपको पैसा ले लो, आप काम करो, खत्म कर दो। तो मैं बस, मैं नाम की बात नहीं है, जो ये 50 आदमी सेट पे मेरे साथ काम करेंगे, आज ये यहाँ पे सी ग्रेड फिल्म कर रहे हैं, कल को मैं अच्छे प्रोजेक्ट में अगर कहीं जाऊंगा तो यही लोग मिलने वाले, मेरे टेक्नीशियन यही टकराएंगे, और इनके दिमाग में मेरी इज्जत कुछ नहीं रहेगी। ये बोले अरे ये वही डायरेक्टर है यार, सी ग्रेड वाला।
तो मैं नहीं करूंगा। मैंने कसम खाई है सर कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकूं। क्या बात है। ये मैंने डिसाइड किया। भले ही मैंने उस टाइम पे, हालांकि माली हालत बहुत खराब थी मेरी, बट फिर भी मैंने अपनी फैमिली को भी बताया कि मेरा ऐसा ऐसा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फैमिली में ने भी पूरा सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने भी पूरा सपोर्ट किया कि बोले नहीं, जो आपको मन अगर नहीं करे कि ये काम आपका मन नहीं मान रहा तो आप मत कीजिए उसको। मैंने नहीं किया सर, आज तक नहीं किया। आपने तो कुछ एड फिल्म्स में भी कोई काम किया है, एड फिल्म्स नहीं की सर, क्या कहानी? एड फिल्म में नहीं, कॉर्पोरेट फिल्म में मैंने काफी की है। तो 2-3 कंपनीज का काम मेरे पास में था, और बाकी कुछ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं अपने उत्तराखंड स्टेट की, राजस्थान स्टेट की, हरियाणा स्टेट की, उनकी काफी फिल्में मैंने बनाई। एजुकेशनल फिल्में जो थी उस टाइप की, कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारे राइट्स है लीगल तौर पे। और उसके अलावा मेरी जो दाल रोटी जो चली है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो मेरी चली है साधु संतों की वजह से। संतों पे मैंने बहुत काम किया। अच्छा। मैंने हाँ जी, मैंने यहाँ पे आश्रम है गगनगिरी महाराज का, उनकी मैंने बायोग्राफी बनाई। तो वो ऐसे संत हुए हैं कि आज के जमाने में वैसे संत मिलना बहुत मुश्किल है सर। हमने उनको आंखों से देखा है। जल में रह गए, पानी में रह के तपस्या करते थे, उनके पांव सड़ गए थे पूरे पानी में बैठे बैठे। वो पांव में से मांस नोच नोच के मछलियों को डाल देते थे, ऐसे उनके किस्से थे। और बहुत ही मतलब एक अच्छी आत्मा थी वो, जिनके हमको दर्शन हुए। सॉरी। तो उसके अलावा मैंने फिर दादू दयाल जी पे काम किया, एक राधा स्वामी के संत हुए हुजूर ताराचंद महाराज, उन पे काम किया। स्वामी लीला शाह पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। आपके बाबा नीम करोरी पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। साईं बाबा के एक भक्त हैं, उन पे मैंने काम किया। तो अभी मेरा जो फिलहाल में मेरा चल रहा है, संत नामदेव महाराज हैं हमारे कम्युनिटी के, उनकी बायोग्राफी पे मेरा काम चल रहा है। तो संतों की वजह से मेरा घर चला, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। बच्चे पले बड़े, उनकी एजुकेशन हुई। और बस ये था कि उस संतों के काम की वजह से ही शायद मेरी कंपनी का नाम ही बाबा सिनेमा पड़ गया। क्या बात है, क्या बात। वैसे भी देखा जाए कि हरियाणा से बहुत सारे कुछ एक्टर अभिनेता बहुत सारे अच्छे निकले हैं, डायरेक्टर्स अच्छे निकले हैं, और अभिनेत्रियां भी बहुत अच्छी निकली हैं। हरियाणा में तो वो तो भंडार है, वहां से तो पर्याप्त मात्रा में प्रतिभाएं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं, जिन्होंने अपने पांव जमा लिए वहां पर और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये ऐसा ऐसा ताज है जो फिट हो गया तो मणिका है, फिट नहीं हो तो कांटों का ताज है। तो वही है ना, तो इसलिए ये तो अपने अपने भाग्य की बात होती है। और जिस तरह से आपने संघर्ष किया है तो वो तो काबिल तारीफ है। और फिर भी आप मुझे आश्चर्य होता है कि फिर भी आप इसी जगह टिके हुए हैं और आप पूरा संघर्ष कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। और अब आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, वो है थिएटर, रंगमंच। तो उसकी क्या कहानी है? सर कहानी कुछ नहीं है, मेरा थिएटर शौक रहा। मैंने जैसा बताया, मैं बॉम्बे आया था, दिनेश ठाकुर जी के साथ मैंने प्ले किया था। और उस प्ले के बाद में फिर, क्योंकि मेरे को लगा फाइनेंशियली वायबल नहीं है, क्योंकि मेरे को घर भी चलाना था अपना, तो मैंने फुल टाइम में नहीं दे पाया। और उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने ज्वाइन किया, तो एक शो मैं कर रहा था पटना दूरदर्शन का, सुधा चंद्रन जी के साथ में। सुधा चंद्रन जी जो डांसर रह चुके हैं और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी हैं, फिल्म अभिनेत्री, आप सब लोग जानते हैं, बड़े बड़ी फिल्में की हैं उन्होंने। तो उनके साथ मेरा शो चल रहा था। तो वो शो खत्म हो गया, मैं भी खाली था, वो भी खाली थे। तो मैंने एक प्ले लिखा था शहीद के नाम से। तो वो एक पेट्रियोटिक प्ले था मेरा, जिसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर स्टेज पे थे। तो मैंने, हालांकि मेरा थिएटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एज ए डायरेक्टर बोलो या एज ए राइटर बोलो, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मैंने पंगा लिया। तो मैंने उनके पास गया, मैं सुधा जी एक प्ले करना है यार। बोले कि तू पागल हो गया क्या, मैं थिएटर करती हूँ, डांसर हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट एक्ट्रेस नहीं हूँ। मैं मैम आप स्क्रिप्ट पढ़ लो, आपको लगे करने की इच्छा है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। मैं स्क्रिप्ट छोड़ के आ गया सर। और उसके बाद में जब स्क्रिप्ट छोड़ने के बाद, जब मैं अगले दिन, उनका फोन आया, बोले हेमंत रिहर्सल कब से शुरू कर रहे? तो सर हमने 20 दिन 25 दिन उसका रिहर्सल किया। एक ही शो हुआ जो चौपाटी पे एक गांधी ऑडिटोरियम में, सॉरी बिरला ऑडिटोरियम में, 2 अक्टूबर का दिन मेरे को याद है। तो वो शो था, हाउसफुल था।
लेकिन उसके बाद मुझे थिएटर्स नहीं मिले, क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत बड़ी लॉबी है थिएटर्स में भी, कि जैसे ही थिएटर ओपन होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में, जैसे उनकी डेट्स खुलती हैं, तो बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो थिएटर कर रहे हैं, रंगमंच वाले हैं, वो उनको ऑलरेडी बुक कर लेते हैं। तो आपको कहाँ से मिलेंगे? सैटरडे संडे में मुझे मिला नहीं, और बाकी दिन करने का मतलब नहीं था। तो सुधा जी ने बोला, बोले हेमंत मत कर, क्योंकि फाइनेंशियली देख, तेरे पास भी इतना पैसा नहीं है यार, मैं फ्री में कर लूंगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तेरे पास पैसा कहाँ से लाएगा? एक शो के पीछे कम से कम 20-25 हजार रुपए का तो खर्चा हो ही जाता है, थिएटर बुक करना है, कॉस्ट्यूम्स है, फलाना ठिकाना, ये वो। तो वो सर हमने एक ही शो करके वो हमने बंद कर दिया। तो उस सब्जेक्ट पे अब मैं फिल्म की प्लानिंग कर रहा हूँ, फिल्म मेरी स्क्रिप्ट मेरी रेडी है, मैं प्रोड्यूसर्स की तलाश में हूँ। अगर कोई प्रोड्यूसर मिल जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं मिलेगा तो सब देखेंगे क्या होगा। नहीं, ये तो जी 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 जी, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हर जगह ये जो लॉबी वाली बात आपने कही है ना, ये तो केवल थिएटर में नहीं है, हर जगह है, फिल्मों में भी है, और हर एक तंत्र में लॉबी है जो अपना अपना काम करती है। तो अच्छा, इस सिलसिले में आपने जो पूरा संघर्ष का दौर देखा है, वहां से आप तब के निकले हैं, और मैं तो आपके हिम्मत की दाद देखता हूं, हेमंत जी, कि आप लगातार जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लगे हुए हैं इसके साथ, और कुछ करने का आपका मन नहीं हुआ कि देखिए ठीक है कि आपने संतों पर कार्य किया है, आपने 8 फिल्में बनाई हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ तो आपको अपने जीवन में और भी कुछ संसाधन जुटाने के लिए करना चाहिए था। सर कुछ मैंने मतलब कहीं दूसरी जगह मैंने होटल भी खोल के देखा था, लेकिन मुझे नहीं वो चल पाया कि सक्सेस नहीं मिला। तो मेरे को लगा कि यार फिल्म अपनी सही है, उसी में देर सवेर आज न कल, कल ना कुछ होगा ही। और मैंने बताया ना, संतों का काम मेरा चल ही रहा था, तो कुछ ना कुछ मेरे को मकान मैंने खरीदा। अभी आज की डेट में देखिए, बॉम्बे में 3 फ्लैट है मेरे पास में, और गाड़ी है। तो क्या चाहिए बंदे को? मैं क्या लेके आया था बॉम्बे? बॉम्बे जब आया था तो एक टूटा हुआ ट्रंक था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े मेरे थे, 2 जोड़ी कपड़े वाइफ के थे। और आज आप अगर बॉम्बे आएंगे तो आप देखेंगे सब कुछ भरा पूरा घर है, सब कुछ है। क्या, क्या बात है? क्यों मैं रिग्रेट करूं? किस बात का रिग्रेट करूं? ऊपर वाले ने इतना कुछ दे दिया, तो बाकी उसकी मर्जी, जो देगा नवाजेगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं नवाजेगा तो मेरे को कोई इतना बड़ा अवार्ड मिल गया सर, लोग तरसते हैं इस चीज को, इससे बड़ा क्या मैं अचीवमेंट होगा बताइए लाइफ में? नहीं नहीं, ये आपके लिए, आपके तो बहुत बढ़िया आपने कार्य किया है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्री का क्या ड्यूरेशन क्या है, अभी कब रिलीज होगी ये? 31 मिनट है सर। मैं देख रहा हूँ कोई बाहर मिल गया तो, नहीं तो इनका गवर्नमेंट का पता नहीं क्या कुछ प्रोसेस है, वो लोग भी शायद रिलीज करते हैं किसी अपने चैनल वगैरह पे, वो तो दिखाते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस अभी मेरे को समझना है, अभी कुछ जानना बाकी है कि कैसे उसका मतलब पब्लिसिटी क्या होगी उसका, कहाँ पे वो लोग रिलीज करेंगे, कौन से चैनल पर रिलीज करेंगे, टेलीकास्ट होगा, क्या होगा। तो बाकी आपको ऑल राइट्स सारे जी, मेरे पास में रिजर्व हैं उस फिल्म के। अगर कहीं से कोई ऑफर आता है मेरे पास तो मैं फ्री हूँ उसको बेचने के लिए। इसीलिए मैंने उसको यूट्यूब पे रिलीज नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मालूम है पैसा तो है नहीं, और यूट्यूब पे लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। अच्छा, फिर बिना पैसे की चीज की वैल्यू नहीं होती सर। यूट्यूब पे इतना गंद फैला हुआ है आजकल की, पूछो मत। वहां पे तो एक मैंने बीच में प्रोजेक्ट शुरू किया था, हमारे जो शहीद हुए हैं जिनको कोई नहीं जानता है, वो उनको लेके, गदरनामा के नाम से। मैं एक फिल्म का मेरे पास में ऑफर आया था, जिसकी रिसर्च के लिए मैं जालंधर गया था। जालंधर में एक शहीद यादगार कमेटी करके है एक संस्था है बहुत बड़ी। तो वहां जाने का मुझे सौभाग्य मिला, और वहां जाके मैंने जब लिटरेचर देखा और शहीदों के बारे में मैंने उनके फोटोग्राफ्स देखे, तो सर वही की वही मैं, मतलब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। और मैं बोला कि यार, इतना सब कुछ इन लोगों ने बलिदान किया, तब हम लोग आज आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने की हिम्मत कर रहे हैं। तो इनके लिए हमारा क्या फर्ज नहीं बनता कि इनको हम गुमनामी के अंधेरे से निकाल के एक उजाले में लेके आए? सर उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं इनके लिए जो मेरे से बन पड़ेगा मैं कुछ कोशिश करूंगा। मैं वहां से कुछ लिटरेचर लेके आया, कुछ मैंने बॉम्बे आने के बाद मैंने कुछ और किताबें मंगवाई, और मैंने लिखना शुरू किया। मैंने गदरनामा के नाम से एक सीरीज लिखी, मैंने करीब 30-35 एपिसोड मैंने लिखे। और ये वो शहीद है सर जिनका लोगों ने नाम तक नहीं सुना होगा। हम लोग आज अगर हम शहीदों की बात करें तो हमारे ये जो 10 उंगलियां वो भी ज्यादा पड़ जाती, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव,
चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सरदार उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा कौन? किसी को छठा शहीद नहीं मालूम सर। तो वो एक मैंने शुरू किया था, मेरे 6 एपिसोड्स मैंने उस पर बनाए, वो भी सेल्फ फाइनेंस ही था। नाना करते भी कि एक एक एपिसोड पे 20-25 हजार रुपए, क्योंकि रिसर्च वर्क है सर उसमें। और शहीदों के गांव में जाके उनसे, उनके जो अगर कोई पेरेंट्स, उनके घर वाले कोई है, उनके कोई वंशज है, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनकी लोकेशन शूट करना, तो उसमें खर्चा होने वाला था। फिर भी मैंने हिम्मत की, 6 एपिसोड्स मैंने बनाए। अभी मैंने फिलहाल उसको होल्ड पे रखा है, थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा हिम्मत गड़बड़ हो रही थी। तो जैसे ही वो कुछ होगा वो वापस मैं रिवाइव करूंगा, उसको मैं शुरू करूंगा। तो बैठना नहीं है सर, बस कुछ ना कुछ करते रहना है। कि अगर आपके पास कमीशन वर्क नहीं है, कमर्शियल काम नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ तो करते रहिए, ताकि आपको जंग ना लगने पाए। ये मेरी सोच ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपके आपके सोच में, आपके योजनाओं में वो सक्रियता रहनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि नहीं, अगर ये मुझे काम करना है तो इसको मैं पूरा कर लूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जी। अच्छा ये बताइए, 2020 में जो कोरोना का ये महासंकट आ गया, तो जी उसके बाद तो काम में कुछ फर्क पड़ गया आपको, जो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे? सर, मेरे लिए वो एक फाइनेंशियली तो मेरे लिए बहुत वो था, बट मेरे फाइनेंशियली टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरा बच्चा जो अच्छे जगह पे पोस्टिंग है उसकी, और वहां से रेगुलर उसको वर्क फ्रॉम होम था, तो वो आराम से उसको पेमेंट आ रहा था। मेरे को घर की कोई टेंशन नहीं थी। तो फाइनेंशियली तो आप कुछ मतलब आप माइनस ही समझ लीजिए। लेकिन दूसरे तौर पे मैं अगर क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे लिए वो स्वर्ण काल था, क्योंकि उस टाइम में मैंने मेरी एक फिल्म थी, मैंने बताया आपको कि 2 फिल्में मेरी बंद हो गई थी, तो उसमें से एक थी लाला हरदौल, जो कि ओह। हाँ, जो ओरछा के प्रिंस हैं उनकी बायोग्राफी हम लोग बना रहे थे। और वो उसके 2 साल का रिसर्च था हमारा, हमने उस पर स्क्रिप्ट पे काम किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो फिल्म नहीं बन पाई। वो स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी पड़ी थी, तो मैंने वो कोरोना काल में उस स्क्रिप्ट को निकाला, उस पर वापस से काम शुरू किया। मैंने 6 महीना लगाया उसके ऊपर, उसको पूरा रिवाइव किया। मैंने एक भी उसका डायलॉग मैंने सेम नहीं रखा, मैंने सारा चेंज बदल डाला उसका, और एक नॉवेल के रूप में उसको मैंने शेप में मैंने उसको तैयार किया। और 6 महीना मैंने उसके पीछे स्ट्रगल किया कि कोई अच्छा पब्लिशर मिले। आपको मालूम है कि नए आदमी, चाहे वो गायक हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, नए आदमी को परेशानी होती है। बट आप लोगों की दुआएं थी कि प्रभात प्रकाशन की एक सिस्टर कंसर्न है प्रतिभा प्रकाशन के नाम से, तो वहां उन लोगों ने मेरी बुक पब्लिश की, और हरदौल जो है वो आज अमेजोन पे अवेलेबल है कि नॉवेल के रूप में। तो मेरा एक लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एक राइटर की अगर कोई किताब, पहली किताब मार्केट में आती है, तो उससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा। उसके अलावा मैंने कोरोना काल में मैंने 3-4 डॉक्यूमेंट्रीज लिखी। मैंने एक बताया फड़ आर्ट के ऊपर, वो मैंने उस टाइम पे लिखी। प्लस एक सांग, हरियाणा की एक फोक आर्ट है, आपको पता थिएटरिकल आर्ट है, तो उस पर मैंने काम किया। और सबसे बड़ा एक मैंने संत नामदेव जी महाराज पे मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि उनको कई सालों पहले मैं कहीं बोल के आया था कि मैं नामदेव जी पे मैं फिल्म बनाऊंगा, लेकिन वो बात आई गई होगी थी, मैं भी भूल गया था। लेकिन कोरोना काल में जब मैं टाइम था मेरे पास, मैंने सब लिटरेचर निकाल के उस पर काम शुरू किया। तो रिजल्ट ये है कि उसका कि उसी टाइम पे मैंने शूट भी किया, उसको तैयार भी किया, और आज वो 3 पार्ट में फिल्म बन रही है। फर्स्ट पार्ट आपका रिलीज है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, संत नामदेव जी के नाम से। और सेकंड पार्ट एडिटेड है, उसको मैं अपलोड करने की तैयारी है मेरी। और थर्ड पार्ट पे भी काम चल रहा है उसकी, वो उसमें डॉक्यूमेंट्री में मैंने सर कुछ पेंटिंग्स मैंने बनवाई है, तो पेंटिंग्स में थोड़ा टाइम लगता है। और बस सर यही कोरोना काल की यही कहानी है मेरी, मैंने उसको नहीं वेस्ट नहीं किया। तो अब नहीं, वो तो है। अब आगे क्या पाइपलाइन में क्या क्या रखा है अभी आपने? अब आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है आपके? पाइपलाइन में सर ये है कि एक तो अभी मैं रिसेंटली मैं एक गवर्नमेंट का कमीशन वर्क करके आ रहा हूँ, बिहार पर्यटन विभाग का श्रावणी मेला के ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्री करके आ रहा हूँ, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो ऑलमोस्ट महीना तो मेरा उसी में निकल जाएगा। उसके बाद फिर जो ब्लैक कॉफी है वहाँ पे, जो मैंने अपना वहाँ पे शूट की थी पिक्चर रानीखेत में, तो वहाँ पे उनकी हिमांशु जी का मेरे पास फोन आया था कि भाई यहाँ के आर्मी ऑफिसर जो है वो आपकी फिल्म देखना चाह रहे हैं, तो आप एक बार आइए, फिल्म लेके आप इनको दिखाइए। तो अक्टूबर में मेरा वहां जाने का प्लान है, और उसके बाद फिर बाबा जहां ले जाएंगे पहुंच जाएंगे सर, फकीर आदमी है। क्या बात है, क्या बात है! ये तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, आपने थिएटर में हाथ आजमाया, आपने जर्नलिज्म किया है, आपने प्रिंट मीडिया में काम किया, आपने टेलीविजन के लिए काम किया, आपने फिल्मों के लिए काम किया, आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, आपने फिल्में बनाई, और आपने आपकी किताबें, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। तो कभी शायरी करने का मन नहीं हुआ क्या? सर शायरी मैं करता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए करता हूँ। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत मैं अब अपने मित्रों के लिए कुछ सुनाइए ना, अच्छी, बहुत अच्छा नहीं मैं लगेगा। मैं करता हूँ। मैं अभी जो मुझे अवार्ड मिला है, मैं उसके बारे में एक दो लाइनें बोलना चाह रहा हूँ कि कोई तो है जो छुप छुप कर दुआएं करता है, कोई तो है जो छुप छुप कर दुआएं करता है, वरना यूं सहरा में बरसात ना होती। क्या बात है, फिर से कहिए, फिर से कहिए। कोई तो है जो छुप छुप के दुआएं करता है, वरना यूं सहरा में बरसात ना होती। मतलब रेगिस्तान में बारिश नहीं होती थी फिर। मेरे लिए तो क्या रेगिस्तान में बात है, बारिश का अवार्ड जो मिला है, क्या तो ये है बात है, कि क्या बात। दुआएं हैं जो काम आ रही हैं। तो और भी तो और कुछ शायरी की होगी आपने, कविताएं लिखी होंगी। सर मैं अपनी जो मैं कविताएं लिखने, मैंने बहुत सालों पहले तो मतलब ना के बराबर था। बट मेरी जो फिल्में हैं, जो मैंने अभी जो ये ब्लैक कॉफी है, तो उसमें जो म्यूजिकल जो स्कोप था, वो कुछ शेर उसमें मैंने लिखे थे। और एक जो गदरनामा जो मैंने सीरीज शुरू किया, उसका मैंने टाइटल सॉन्ग मैंने मेरा खुद का लिखा हुआ है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्रीज मैं करता हूँ इनकी, संत महात्माओं की, तो उनके गाने मैं खुद ही, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ। और सबसे बड़ा एक काम मैंने ये किया कि क्योंकि संत रामदेव जी पे मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे मैं काम कर रहा था, उनका लिटरेचर में बहुत मैंने पढ़ा उनको, तो उनका मैंने चालीसा लिखा। और वो संत क्या नामदेव चालीसा जो है वो आपके अनूप जलोटा जी की आवाज में अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप सुन क्या सकते बात हैं है। सर। तो आप स्वयं खुद आपको संगीत का कुछ शौक तो होगा? संगीत का शौक है सर, सुनने का शौक है, बाकी बजाना बजाना अपने बस का नहीं। बहुत कोशिश नहीं, की। अगर मैं नहीं नहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा गायक पसंद है, जिसको आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं? मुकेश जी। हाँ, क्या मुकेश बात जी। है, क्या भाई। तो कुछ दो पंक्तियां मुकेश जी की सुनाइए ना, अच्छा लगेगा। सर, सर मेरी आवाज बहुत खराब है, दर्शक भाग जाएंगे सर। अरे कोई नहीं भागेगा। अब ये तो एक अनौपचारिक बातचीत है, ये कौन सा इंटरव्यू हो रहा है आपका? एक मिनट रुकिए जरा। जी। खुशी की वो रात आ गई, खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत बजने दो, आओ रे झूम झूम नाचो रे झूम झूम। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और क्या क्या रुचियां हैं आपको? सर मैं अ, पेंटिंग जी। करता था पहले के जमाने में, और बॉम्बे आके सब जो स्ट्रगल पीरियड जो था उसमें सब कुछ छूट गया। फिर भी कुछ एक दो बार मैंने हाथ आजमाया, क्योंकि मेरे नक्शे कदम पे मेरी जो पेंटिंग की एक काबिलियत थी, या जो भी थी, एक शौक था मेरा, उस शौक को मेरी बिटिया ने पूरा किया। उसने फाइन आर्ट किया, आज वो पेंटर है। और ये मैं पेंटिंग दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, दिखाइए दिखाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दिखाइए, क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आए हाय हाय हाय, वंडरफुल। क्या बात है, क्या बात है। ये किसने बनाया है? ये ये सब दामिनी वर्मा नाम है, बेटी है मेरी, बड़ी अरे बिटिया। क्या बात है। बिटिया को मेरी तरफ से शुभाशीष, बिल्कुल बिल्कुल। आशीर्वाद। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया है। तो आप खुद भी बनाते हैं? तो खुद तो बनाते हैं आप पेंटिंग? सर मैं बनाता था, अभी तो छूट गया सब। अभी तो कुछ एक चीज एक आध होगी तो मेरे पास भी, एक मिनट देखता हूँ मैं, शायद कुछ मिलेगा तो। जी जी जी, क्या बात है। नहीं ऐसा ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो और क्या रुचियां है आपकी?
नहीं, बस सर मेरा सबसे बड़ी रुचि है कि मैं अच्छा काम करूं और लोगों से मिलना है, नए नए लोगों से। और मैं बड़े लोगों से मिलने की ज्यादा कोई वो ख्वाहिश नहीं रहती। जो छोटे हैं, फोक आर्टिस्ट जो हैं, आर्टिस्टों से मिलना, छोटे आर्टिस्टों से मिलना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना, उनका स्टाइल देखना। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, छोटा सा एक कैमरा है मेरे पास में, वो साथ में रखता हूँ मैं। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपना शूट करके ले आता हूँ, और उनके साथ अच्छा लगता है बात करके मुझे। बड़े लोगों के साथ ना फोटो खिंचवाने का शौक है, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, और वो तो घूमने का आपके वो तो हेमंत जी आपके स्वभाव से ही लग रहा है कि ज्यादा बड़े लोगों के साथ और ये जो इस तरह की जो रुचियां हैं उसको आपने पाला नहीं है। बहुत ही जी सादगी के साथ और ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं। जी सर। अब कार्यक्रम के समापन पे एक दो बातें और जानना चाहेंगे आपसे। जी सर। जी सर। अब आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष देखा है, हम्म। इतना काम किया है, और आपने, मैं ये कह सकता हूं, आपने क्वालिटी वर्क किया है। आपने हम्म। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही साफ सफाई के साथ, बहुत ही बढ़िया। और बिना बिना उसके कि जिसमें एक जादूगरी दिखाई दे, बिल्कुल एकदम यथार्थ परक जिसको कहते हैं। जी तो इसके आधार पर जो बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो भाग भाग के मुंबई आना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलते हैं या किसी ड्रामा कंपनी से कुछ एजुकेशन करके निकलते हैं। तो उनको आप क्या एक सबक देना चाहते हैं कि भैया उनको किस तैयारी के साथ इस फील्ड में आना चाहिए? छोटी सी बात है सर, ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें सोचने वाली बात नहीं है। एक ही चीज है कि आप अगर पैशनेट हैं किसी चीज के लिए, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लेखन हो, अगर आप पैशनेट हैं तो आप बॉम्बे आइए, बॉम्बे आपको सक्सेस देगी। अगर आप पैसा कमाने के उद्देश्य से बॉम्बे आएंगे तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और सक्सेस का मतलब ये मेरे मेरे हिसाब से पैसा जो है वो सक्सेस का एक क्राइटेरिया मैं उसको नहीं मानता। कि आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए पड़े हैं लेकिन आपको रात की नींद आपको हराम है, खाना आप खा नहीं सकते, तो कहाँ की सक्सेस है? क्या फायदा ऐसी सक्सेस का? तो मेरा ये मानना है कि आप जितनी भी लाइफ जिए, इज्जत से जिए और अच्छा काम करें, ताकि आपको, आपके समाज को और आपके परिवार वालों को आप पे गर्व हो। कोई ये ना बोले अरे यार ये वही आदमी यार, उसने ऐसा काम किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि आप जो भी करें क्वालिटी वाला काम, पैशनेट है किसी चीज के बारे में तो बहुत अच्छा है, तो वो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। भले ही देर सवेर, देखिए हर उसमें टाइम तो लगता है हर चीज में, और अच्छे काम में हमेशा टाइम लगता है, मेरा ये मानना है। बाकी तो फिर अगर आप फास्ट फूड वाला देखेंगे तो वो मतलब ये है कि आपको सक्सेस मिलेगी, फिर तुरंत 2-6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, फिर क्या फायदा है? तो ऐसा काम करो जैसे कि लोग हमेशा आपको याद रखें। और तो मैं हमारी, खुद, और मैं जी तो जी सर, जी, मैं दूसरों को क्या अभी इस बारे में उपदेश दूंगा या सुझाव दूंगा? मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ सर। अभी तक नहीं, मैं, उपदेश की बात नहीं है, बल्कि जो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, जो आपने खुद भोगा है, तो जी उसके जी, आधार पर तो आप आगे वाली पीढ़ी को तो एक दिशा दे सकते हैं कि भैया देखो, डेडिकेशन, देखो आपको डेडिकेशन, अगर, जी जी जी, जी, डेडिकेशन मेन है कि डेडिकेटेड बंदा ही कुछ कर सकता है। आप ये, एक तो लोगों ने ना फिल्म इंडस्ट्री को, सबसे बड़ी समस्या मेरे को क्या लगती है कि फिल्म इंडस्ट्री को लोगों ने ना पार्ट टाइम बिजनेस समझ रखा है। वो चाहे फाइनेंसर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो। प्रोड्यूसर्स का अच्छा खासा कोई फैक्ट्री चल रही है, अरे 50-1-2 करोड़ रुपया है यार, चलो एक फिल्म बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता है सर। फिल्म के लिए आपको पूरा अपना जी जान लगाना पड़ता है। वो मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम करें फुल टाइम करें ना। मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मैंने जर्नलिज्म छोड़ा उस दिन के बाद से मैं मुड़ के आज तक मैंने किसी अखबार में लिखा नहीं, किसी किसी से उस बारे में कोई बात ही नहीं की मैंने। मैं चाहता तो कर सकता था, पार्ट टाइम में कर सकता था कि चल यार अच्छा खासा है, 10-20 हजार की तो इनकम हो ही रही है ना, क्यों छोड़ू? ये तो काम जब तक चलेगा चलेगा, आएगा तब आएगा। लेकिन मैंने नहीं, मैंने पूरा का पूरा अपना ध्यान इसी में लगा दिया। और जो रिजल्ट है वो भले ही मेरे को टाइम लग रहा है, बट आई एम हैप्पी। क्या बात है! मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, और आप एक ईमानदारी के साथ बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने कह दिया कि जो आप मन से महसूस करते हैं वो आपकी जुबान पर भी है, और जी कोई ऐसा नहीं है कि दोहरापन है कोई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, इस बीच में तो बहुत सारे मित्र हैं, मेरा आपसे निवेदन है
बाद में आप इसको फेसबुक पे ये उपलब्ध होगा, ये जी आप जी इसको जी। अपने फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल सर। जो अपने मित्रों ने जो आपके बारे में कमेंट्स दिए हैं, उसको आप पढ़िए, उसका आप उत्तर दे दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। और जो श्योर। मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े, उनके लिए आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं दो शब्द यही है कि बस आप लोग अपना प्यार जो है आर्टिस्टों के प्रति या जो भी क्रिएटिव लोग हैं उनके प्रति अपना प्यार बनाए रखिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं, मतलब आपकी जो सोच है हमारे बारे में, हम उसको नीचा नहीं गिरने देंगे, हम उसको कम नहीं होने देंगे। हम लोग मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो आप सोच रहे हो, जैसी चीजें आपको चाहिए, वो क्वालिटी वर्क हम आपको दे सकें। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत हेमंत जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और देखिए, बात बात में कैसे समय निकल जाता पता नहीं चलता है। जी जी और जी। मैं अपने मित्रों के प्रति आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि इतनी देर के लिए वो हमारे साथ जुड़े रहे। जी और जी। आपकी आपकी इस यात्रा में इतनी रोचक बातें थी और इतनी प्रेरणादायक बातें थी, तो वो स्वाभाविक है कि हर एक व्यक्ति उसको पसंद तो करेगा ही, उसकी जी सर। दाद देगा, और उससे आपकी भी हिम्मत बढ़ जाएगी, और आपका कार्य भी आगे सफलता से चलता रहेगा। हेमंत जी सर। वर्मा जी, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, और आपने बिल्कुल बिल्कुल साफ गोई अपने बिल्कुल कह दिया कि क्या क्या संघर्ष आपने किया है। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप और आगे तरक्की करिए और आगे बढ़िए, और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में हमारे लिए बिल्कुल दे दीजिए, बहुत अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक मित्रों, इनको जानिए। आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर मुंबई से सादर आमंत्रित किया था सुप्रसिद्ध निर्देशक, लेखक, संपादक श्री हेमंत वर्मा जी को। और जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए इस बीच में, मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, और मेरा प्रोत्साहन इसी तरह से करते रहिए। और उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, अपना साथ दे दीजिए, ताकि आगे आगे मैं कोशिश करूँगा बहुत ऐसे जो हमारे समाज में, हमारे साहित्यिक जगत में, हमारे सांस्कृतिक जगत में, फिल्म जगत में, संगीत जगत में जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, उनको मैं इस मंच पर शामिल करूं, और आप तक उनकी आवाज़, उनकी कहानी, उनकी की बयानी, ज़बान बयानी आप तक पहुंचा दूं। मैं मित्रों से अब आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति चाहता हूं। आज्ञा दीजिए।